ईरान के साथ कोई डील नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर होगा ईरान का। 6 मार्च को जब डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट लिख रहे थे, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर अमेरिका के लिए बाजी पूरी तरीके से पलट जाएगी। जो यूएस प्रेसिडेंट जंग शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग कर रहे थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी भी कीमत पर एक ठीक ठाक सा पीस डील साइन करना चाहते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे लीडर्स का मजाक बनाया करते थे कि उन्हें डील करना नहीं आता, आज खुद ही ईरान से डील नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को यू हैव नो कार्ड्स बोलने वाला इंसान आज खुद ही बिना किसी कार्ड्स के नजर आ रहा है। सवाल है, आखिर क्या हो गया है पिछले 8 हफ्तों में कि अमेरिका के पास ईरान के शर्तें मानने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास अब चलने के लिए कोई चाल, कोई पैतरा नहीं रह गया है? हैज ट्रंप रन आउट ऑफ कार्ड्स? अगर हां, तो गुस्से में तिलबिलाया ट्रंप अब क्या कर सकता है? क्या फिर से फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन कर देगा, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देगा, या फिर बिना कुछ हासिल किए चुपचाप से अपने फोर्सेस को मिडिल ईस्ट से वो विड्रॉ करने की प्लानिंग शुरू कर चुका है? ईरान के लिए भी कब तक ना बात करना संभव है, और भारत इस पूरे मुद्दे में बुरे तरीके से फंस कैसे गया है, इस सब के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे देशभक्त के स्पेशल एपिसोड में। ईरान के नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए एक बड़ी शर्त थी, और वो था कि इजराइल का लेबनान के ऊपर जो बमबारी चल रही है उसे बंद किया जाए। पहले ट्रंप ने यह शर्त मान भी ली थी, फिर लगता है ट्रंप के पोपो नेतन्याहू ने उनको डांट लगा दी और उन्होंने यह शर्त को मानने से मना कर दिया। और अब कई दिनों के खींचातानी के बाद व्हाइट हाउस से यह खबर आ रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर अगले 3 हफ्तों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस में टॉप यूएस ऑफिशियल्स की मौजूदगी में हुई इस बैठक में इजराइल और लेबनान दोनों देशों के ऑनवॉयज मौजूद थे। हालांकि ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ग्रुप का कोई भी शख्स इस मीटिंग में नहीं था। अब सवाल यह है कि इजराइल का जो जंग है वो तो हिजबुल्लाह के खिलाफ है, तो सीज फायर बिना हिजबुल्लाह के पार्टिसिपेशन के हो सकता है या नहीं? अमेरिका ने इजराइल को कुछ डांट के, कुछ बहलाकर, कुछ फटकार के लेबनान से सीज फायर तो करवा लिया है, इस उम्मीद में कि ईरान जैसे तैसे निगोशिएटिंग टेबल पर तो आ जाए। लेकिन ईरान अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है, और उसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पैतड़े ही ऐसे होते हैं। Israel is going to have to defend itself if they're shot, and they will. I would never say that they can't, but they're going to do it carefully, and they're going to be surgical as opposed to beyond surgical. यही इस सीजफायर का सबसे बड़ा लूपहोल है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक। माने तो हिंदी में बोले तो इजराइल खुलेआम लेबनान पर बमबारी नहीं कर सकता है, लेकिन चोरी छुपे बमबारी जरूर कर सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। इजराइल रुका नहीं है अभी तक। लेबनान यूएस ईरान पीस डील के बीच में फंसा हुआ इकलौता पेच नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर भी ईरान और यूएस के बीच में काफी गहमा गहमी चली है पिछले कुछ दिनों से। अब ईरान ने इस ग्लोबल ऑयल और गैस चोक पॉइंट को युद्ध के पहले दिन से ही ब्लॉकेड करके रखा है। इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर से लेकर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और हीलियम तक सब चीजों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी मार में अमेरिकन को भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है, भारतीयों को भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अब रिपोर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि देश में इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। अब दुनिया भर से ट्रंप पर कैसे भी हो इस स्ट्रेट को खुलवाने का काफी प्रेशर है। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। एक वक्त पर ट्रंप बिना ये स्ट्रेट खुलवाए युद्ध खत्म करने के लिए राजी दिख रहे थे। कभी कहते थे कि नहीं, सब मिलकर हॉर्मुज को खोलेंगे, और अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको तो मैंने ही रोक के रखा है, हॉर्मुज तो कब का खुल चुका होता, मैंने मना किया है। They said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. ट्रंप का आखिरी पत्ता भी यही था, अगर ईरान हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर रहा है तो हम उसे डबल ब्लॉकेट कर देंगे। इसीलिए सीजफायर के बीचों बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट अनाउंस कर दिया गया था। इस ब्लॉकेट का क्या मायने हैं, इसको किस तरीके से ट्रंप चाहते थे ये काम करेगा, इसको हमने आपको डिटेल वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। लेकिन मोटा मोटा आइडिया यह था कि ईरान को यह स्ट्रेट से पैसे बनाने से रोका जाए। जिन शिप्स को ईरान पैसे देकर अलाउ कर रहा है, यूएस सारे उन शिप्स को रोकने की कोशिश करेगा। शुरू के 1-2 दिनों में ब्लॉकेड का कुछ असर भी हमने देखा, लेकिन जल्द ही इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स ने ट्रंप के इस दांवपेच का
पोल खोल दिया। एक कार्गो ट्रैकिंग कंपनी ने साफ साफ दिखा दिया कि ब्लॉकेड शुरू होने के बाद से कम 34 ईरान लिंक टैंकर्स यूएस ब्लॉकेड को बाईपास करके निकल गए हैं। 19 टैंकर्स बाहर और 15 टैंकर्स इसी रास्ते से पर्शियन गल्फ के अंदर भी गए हैं। इनमें से 6 टैंकर्स ईरानियन क्रूड ऑयल कैरी कर रहे थे और उसे अमेरिका रोक नहीं पाया। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये टैंकर्स किसी मिलिट्री एस्कॉर्ट या किसी सहारे से इसको ब्रीच नहीं कर रहे हैं, बल्कि रात के अंधेरे में अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके अमेरिका को चकमा देकर उनके नाक के नीचे से हॉर्मुज से निकल रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप टोटल कंट्रोल का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान का तेल उसके नाक के नीचे से आम मार्केट पर पहुंच रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन यह भी बताती है कि ईरान के जो शिप्स हैं वो कोस्टलाइन को छूते हुए पाकिस्तान और इंडिया भी पहुंच सकते हैं बिना इंटरनेशनल वाटर्स को छूकर, जहां यूएस एक्शन ले सकता है। अब आप जिस भी एंगल से देखना चाहो, अमेरिका का यह ब्लॉकेड वाटर टाइट नहीं निकल रहा है। अच्छा, वाटर टाइट से याद आया, क्या आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन वाटर टाइट है? क्या आपकी तैयारी अमेरिका के हॉर्मुज ब्लॉकेड से कई गुना बेहतर है या नहीं? इस तैयारी को करने में विद्या मंदिर क्लासेस आपकी बहुत मदद कर सकता है। वीएमसी आज हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं और उन्होंने लॉन्च किया है वीएमसी एआई स्टूडियो। यह ऐसा एक एआई टूल है जो आपके डाउट्स को सिर्फ टेक्स्ट आंसर में नहीं बल्कि प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन के जरिए समझाता है। मतलब आप क्वेश्चन टाइप करो और आपको मिलता है एक स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन, जैसा कि एक टीचर बोर्ड पर आपको समझाएगा। अगर एआई यूज करना है तो फिर आप रैंडम एआई क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? एग्जाम फोकस्ड एआई क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? तो अगर आप सीरियस हो जेई नीट तो रैंडम गूगल सर्चेस को छोड़ो, चेकआउट aistudio.vidyamandir.com/studio। वैसे भी जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और वीएमसी स्टूडेंट्स ने फिर से फिनोमिनल परफॉर्मेंस दर्ज की है। 2025 में एआईआर रैंक नंबर 1 वीएमसी के दक्ष ने सिक्योर किया था और इस साल भी जेईई मेंस 2026 में एआईआर 1 रैंक वीएमसी के स्टूडेंट आदित्य गुप्ता ने अचीव किया है। टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक्स में वीएमसी के 42 रैंकर्स हैं। वीएमसी का नेशनल एडमिशन टेस्ट या नेट भी अभी ओपन है। यह सिर्फ एक एडमिशन टेस्ट नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है आपके लिए। आप कहां स्टैंड करते हो एट ए नेशनल लेवल, आपकी स्ट्रेंथ्स कहां हैं और इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हो सकती हैं। यू कैन ऑल्सो गेट 100% स्कॉलरशिप। इसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अभी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, डू चेक इट आउट। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, A sword is only as good as the one who wields it। एक तलवार उतना ही अच्छा हो सकता है जितना उसे चलाने वाला। आज अमेरिकन नेवी का हाल भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। भले ही कागज पर अमेरिका की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, लेकिन जब तक उसे पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप जैसे शराबी और नशेड़ी लोग लीड कर रहे हैं, तब तक उससे कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब नए कलेश में इस हफ्ते अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द नेवी जॉन फेलिन को उनके पद से हटा दिया गया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले इस बिलियनियर इन्वेस्टर को अब ट्रंप ने खुद ही फायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है उन्होंने ट्रंप को सच बता दिया। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि ट्रंप अपने नेवी सेक्रेटरी से ट्रंप क्लास बैटलशिप्स बनवाने की जिद कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में फेलन ने उन्हें बताया कि अमेरिका की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसा बैटलशिप कम से कम 2028 तक तो डिलीवर नहीं कर सकती है। बस जहांपना को आ गया गुस्सा, सर कलम करवा दिया। अमेरिकन मीडिया चाहती है कि हम इस कहानी का ये वर्जन सुन ले और उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस कुछ और ही कहता है। आप खुद ही सोचिए, दुनिया की सबसे विशाल और ताकतवर नेवी, उधर ईरान जिस पर सालों से सैंक्शन चले आ रहे हैं, लेकिन वो तब भी ब्लॉकेड पूरी तरीके से हॉर्मुज पर मेंटेन करता आया है। इतने हफ्ते से ग्लोबली क्रिटिकल इस हॉर्मुज चोक पॉइंट को अमेरिका फ्री नहीं कर पा रहा है और इन सब फेलियर्स के बीच में नेवी सेक्रेटरी को भी फायर कर दिया जाता है। क्या सच में आपको लगता है कि इसके लिए कोई नया बैटलशिप टारगेट होगा या वॉर में फेलियर असली कारण होगा? आपको याद दिला दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने बीते कुछ महीनों में 24 से ज्यादा जनरल्स और एडमिरल्स को या तो फायर किया है या तो साइडलाइन कर दिया है। इनमें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी शामिल हैं और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ आर्मी डैनियल डिस्क्रोल के साथ साथ हेग्सेथ की अलग से लड़ाई भी चल रही है। तो काफी फ्रिक्शन चल रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन डिफेंस में।
आज पेंटागन में बढ़ रही फ्रस्ट्रेशन पूरी तरीके से दुनिया के सामने साफ हो चुकी है। अमेरिका अभी तक इस युद्ध में ऑलरेडी अराउंड 28 टू 35 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है और फिर भी उसके हक में कुछ नहीं आया है। मिसाइल, म्यूनिशन, एयरक्राफ्ट्स, इतना कुछ तबाह हो गया। लेकिन ट्रंप से पूछो इस सब के बारे में और पूछो कि भाई और कितना समय लगेगा ईरान में, तो वो आंख बबूला हो जाते हैं। What do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know that they are having higher You're such a gas prices. disgrace. Did you hear what I just said? Vietnam. How many years was Vietnam? I understand, sir, but How you many are years past was your Vietnam? 6-week deadline. अरे ट्रम्प चिच्चा, रिपोर्टर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने ही दर्जनों बार बोला था दिस इज अ वेरी शॉर्ट एक्सकर्जन, दिस इज अ वेरी शॉर्ट कॉन्फ्रंटेशन। अब करीबन 2 महीने हो रहा है तो इतना पूछना तो बनता है ना। It's not a big war for us. It'll end. I don't think it'll be very long. I think you'll see it's going to be a short-term excursion. And you know what? We're going to have victory very shortly. जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अच्छी सीख है। लेकिन ट्रम्प अंकल को कौन ये सारी बातें समझाए? अमेरिका में ट्रम्प कैबिनेट, FBI, वहां के कोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, हर जगह जबरदस्त मतभेद हमें साफ दिख रहा है और उससे सुलझाने की जगह ट्रंप चले हैं ईरान के घर में भेदी ढूंढने। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ऊल जलूल बातें तो करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि ईरान के ऑफिशियल्स खुद ही नहीं जानते हैं कि उनका लीडर कौन है, देश कौन चला रहा है। ट्रंप यह कहना चाहते हैं कि ईरान में मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स के बीच में आपसी जंग छिड़ी हुई है और अमेरिकन मेनस्ट्रीम मीडिया में भी यह अफवाह चल रही है कि मुज्तबा खमीनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काफी घायल हैं, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है और वो चिट्स भेजकर अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं दूसरे को। लेकिन ईरान को अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट्स IRGC चला रही है और हार्डलाइनर्स चला रही है। अब यह बात कितनी हद तक सच है ये तो आपकी श्रद्धा से ही समझ में आता है, लेकिन मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया की बातों पर हम तो आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साथ ही खबर आती है कि ईरान की निगोशिएटिंग टीम से ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने इस्तीफा दे दिया है। इजरायली मीडिया से आई इस खबर से ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए जो इंटरनल रिफ्ट है वो सच है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि सोशल मीडिया पर इन खबरों का कोई खास इंपैक्ट होता, ईरान के प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ने एक साथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की बातों का खंडन कर दिया, उसे डिसमिस कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में, आइडेंटिकल पोस्ट में लिखा कि देश में कोई मॉडरेट और हार्डलाइनर के बीच में डिवाइड नहीं है, देश यूनाइटेड है, एकजुट है। ईरान की माने तो ट्रंप ये सब नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि डील ना कर पाने का जो इल्जाम है वो ईरान पर चिपका दिया जाए। ट्रंप कह पाए कि पूरे दुनिया को देखो मैंने तो खूब कोशिश किया लेकिन ईरान खुद ही स्प्लिट है, कोई डिसीजन नहीं कर पाई, इसलिए मैं बमबारी फिर से जारी कर रहा हूं। बीते 1 महीने से हम कई रिपोर्ट्स देखते आए हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि ईरान की लीडरशिप में कैसे डिविजन्स बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी के मारे जाने के बाद एक सेंट्रल अथॉरिटी एक वैक्यूम बनकर रह गया है। IRGC अपने मन की कर रहा है, ईरान की लेजिस्लेटिव अपने मन से कर रही है काम और प्रेसिडेंट कुछ और ही करना चाहते हैं। इस सब के ऊपर जो नए सुप्रीम लीडर बैठाए गए हैं वो भी अब तक पब्लिक की नजरों से दूर रहे हैं, शायद इंजर्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि 40 टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद ईरान की सेंट्रल कमांड में एक वैक्यूम फील हो रहा हो। लेकिन ट्रंप की बातों का जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देखा गया, जो खंडन देखा गया, उससे तो यह बात साबित होती है कि जो ब्रांचेस हैं ईरान में, जो गवर्नेंस है, उनके बीच में तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, एक मैकेनिज्म अभी भी चल रही है। इरानियन एनालिस्ट का कहना है कि ये एक्चुअली जो हम देख रहे हैं वो एक इजरायली इंफॉर्मेशन कैंपेन है। इजराइल का मकसद है कि कैसे भी ट्रंप को एक और डिकैपिटेशन स्ट्राइक के लिए कन्विंस किया जाए। इस बार एनालिस्ट कह रहे हैं कि इजराइल ट्रंप के नजरों में ईरान के अंदर बैठे सो कॉल्ड डील ब्रेकर्स को विलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से डील नहीं हो रहा है, जिससे ट्रंप उन्हें रास्ते से हटाने के लिए स्ट्राइक्स को हरी झंडी दे दे। अब देखना यह है कि ट्रंप क्या ऐसा करते हैं, क्या इजराइल की ऊल जरूल बातों में फिर से आते हैं, उनका पोपट इजराइल फिर से बना पाता है, अपने मंसूबों को अमेरिका के थ्रू इजराइल ट्रिगर कर पाता है या नहीं। लेकिन उधर इजराइल बार बार कह रहा है कि भैया हम तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, हम तो खड़े हैं, हम तो अमेरिका के लिए वेट कर रहे हैं, हम तो ट्रिगर अभी दबा देंगे। हो सकता है जब तक आप ये एपिसोड देखो अगर इजराइल की चली
तो युद्ध फिर से शुरू भी हो चुका होगा। ऐसे में ट्रंप के पास ज्यादा ऑप्शंस फिर बचते नहीं हैं। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं उनमें सबसे पहला है हॉर्मुज के आसपास टारगेटेड स्ट्राइक्स करना। प्लान सिंपल है, ईरान के स्पीड बोट्स, माइन लेइंग वेसल्स, कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स को डायरेक्टली निशाना बनाओ। इसके लिए ट्रंप ने ओपनली अपने नेवी को ग्रीन लाइट दे दिया है। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ईरान का जो कोस्टल डिफेंस है, उनका जो मिसाइल बैटरीज है, वो अभी तक लार्जली इंटैक्ट है। मतलब जब तक यूएस स्ट्राइक्स इन्हें 100% इफेक्टिवली हटा नहीं देता है, निस्तो नाबूद नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया में किसी भी शिप का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ डर ही काफी है ऐसे शिप्स को दूर रखने के लिए। कोई इंश्योरेंस देगा ही नहीं ऐसे शिप्स को। दूसरा ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक्स। ईरान के पावर ग्रिड्स, ऑयल फैसिलिटी, इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करो। यह सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तबाह करने का जो प्लान बन रहा है। लेकिन इससे डील होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, युद्ध और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा। अगर ईरान के पावर प्लांट्स को छुआ भी गया तो ईरान ने यह बात तो साफ कर दी है कि गल्फ के सारे देश अंधेरे में चले जाएंगे। ईरान ने पहले अपनी वॉर स्ट्रेटजी साफ कर दी है कि अगर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो यूएई, सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े बड़े जो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि फिर उसके बाद तेल 100 क्या $150-200 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। ग्लोबल रिसेशन तक की हालात आ जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन है टारगेटेड किलिंग। सीएनएन रिपोर्ट की माने तो यूएस मिलिट्री फिलहाल आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ और कुछ इरानियन लीडर्स को फिर से निशाना बनाने की फिराक में है, जिसे अमेरिका डील ब्रेकर्स मानती है। अब ये इजराइल ने उनके कान भरे या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन ये अपने आप में काफी डील ब्रेकर भी होगा, क्योंकि पहले ही आप 40 लोगों को मार चुके हो। इसके बाद अगर टारगेटेड किलिंग आपने की तो ईरान आपके साथ कोई निगोशिएशन नहीं करेगा, तेल के दाम और बढ़ते रहेंगे, ग्लोबल रिसेशन इसके बाद आप पक्की बात मान लो। इतने लोगों को मारने के बाद रजीम चेंज नहीं हो पाया तो अब क्या चेंज कर लोगे? तो बचता है चौथा ऑप्शन, वेट एंड निगोशिएट। अमेरिका फिलहाल इसी ऑप्शन के सहारे टिका हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अब डील करने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि क्रूड आज $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गया है। अमेरिका की जो कंज्यूमर्स हैं उनका दबाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं इन्फ्लेशन कम कर दूंगा। उसके ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शंस रिपब्लिकन्स हार जाते हैं तो ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए तो ट्रंप के पास अब कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है। ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में काफी टेक्निकलिटीज लाता है, बहुत सारा खून खराबा लाता है। अब ईरान के साथ एक डील आज नहीं तो कल तो ट्रंप को साइन करना पड़ेगा, और इस काम में जितना वक्त लगेगा तो फाइनल डील में ईरान का उतना से बढ़ता रहेगा, उनका वजन बढ़ता रहेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि भैया वो तो झेल लेगा, वो तो और मार झेल लेगा, लेकिन ट्रंप के पास उतना समय है नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप ऑलरेडी उस पर एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। अगर नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स हार जाते हैं तो फिर ट्रंप का करियर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ईरान जानता है कि ट्रंप के लिए अब एक डील करना उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है, इसीलिए वो अपने डिमांड से टस नमस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया देखो लेबनान में सीज फायर करो, अब वो हो चुका है। वो कह रहे हैं कि भैया हॉर्मुज से भी आपको सारा ब्लॉकेड हटाना होगा, हो सकता है ये बात भी ट्रंप मान ले। फिर आएगी बात न्यूक्लियर इनरिचमेंट की, जिस पर ऑलरेडी रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। कोई सरेंडर नहीं होगा, कोई आपको वेपन्स ग्रेड यूरेनियम नहीं देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे। अब आने वाले दिनों में फिर यह देखना होगा कि ट्रंप करेगा क्या, क्योंकि उसका ईगो उसे चुपचाप भी वापस नहीं जाने देगा। तो एक काम वो जरूर कर सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा हमला करके, बड़े बम गिराकर वो वहां से हट जाए, ये कह के कि देखो हमने तो युद्ध जीत लिया है, अपने आप को ही विजेता उसने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन एक बात है, क्या गुस्सेल में आके ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? खबर तो यही थी कि वो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अब खुद ही कह रहे हैं कि कोई पागल ही होगा जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No. a few weeks ago. We don't need That's it. not Why do I what need it's it? Why would a stupid question like that be asked? Do you post Why on would I? your Why would I social use a nuclear weapon? A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody.
चलो शुक्र है कि ट्रंप ने खुद ही न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से मना कर दिया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो ईरान में चुपचाप से विड्रॉ कर लेंगे? ये उनका ईगो शायद अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए हमारा यह मानना है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि एक और राउंड ऑफ बमबारी हो, जिसके बाद ट्रंप अपने आप को विजेता डिक्लेयर कर देंगे। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक स्टेलमेट में भी जा सकता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बट थैंक्स टू VMC फॉर मेकिंग टुडेज डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। डू चेक आउट देयर AI पावर्ड क्लासेस, जहां आप क्वेश्चन टाइप करो और आपको मिलेगा एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ AI। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट JEE और नीट, डू चेक आउट VMC। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।